तो आप लोग जो है बताइए, कल हमने पढ़ाया था क्लास 12th का हिंदी और पहला चैप्टर शुरू किया था बातचीत। उसमें से लेखक परिचय बताए थे और कहानी का सारांश बताए थे। तो कल का पढ़ाई कैसा लगा था? बढ़िया लगा था, मजेदार, मतलब अच्छा था। और सबसे हटके था या नहीं था? आपको पूरे यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स पढ़ाए हैं सबसे हटके और बढ़िया सारांश लिखे थे या ना लिखे थे, वो भी कमेंट्स में बताइए। और जो तो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा पहला वाला लेखक परिचय और सारांश आपको जरूर देखना चाहिए, तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम पढ़ाने वाले आपका जो बातचीत चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर, उसके जो क्वेश्चन आंसर और जो पूछते हैं बार बार परीक्षा में वो बताएंगे। और इनसे जो व्याख्यात्मक प्रश्न व्याख्या करने वाला देता है, दो चीज देता है आपको, क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेन, दो चीज देगा। क्वेश्चन आंसर पूरे 12th का जो आपका रहेगा किताब में से 10 नंबर का रहता है, 5 गो रहता है 2 नंबर वाला। और जो व्याख्या करने वाला रहता है पूरे किताब से जो है 2 गो रहता है 8 नंबर का। तो आपको जो है कि दोनों पढ़ना जरूरी है। तो आज मैं आपका 10 नंबर ही जो अब प्रश्न उत्तर से आएगा और व्याख्या से कितना आएगा 8 नंबर, इसका तैयारी करा देते हैं। तो हर चैप्टर का हम ऐसे ही कराने वाले हैं। पहले आपको लेखक परिचय समरी कराएंगे, उसके बाद जो आपको कराएंगे प्रश्न उत्तर और व्याख्या, और तीसरे दिन जो है कराएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। आपको देखेंगे कि आप कितना ऑब्जेक्टिव में अच्छा, कल जो है आपका ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा। तो चलो आपको पढ़ाते हैं आगे, ठीक है। आगे पढ़ाने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए, एक मोटिवेशन हो जाए, एक मोटिवेशन हो जाए। यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखे हैं आपका सबसे बड़ा शिक्षक जो है, आपका जो सबसे बड़ा शिक्षक है वो कौन सा? आपकी पिछली गलती है। समझ रहे हो? मतलब आपका जो सबसे बड़ा शिक्षक है वो आपका पिछला गलती है। हम जो है कितनों भी आपको बताएंगे समझाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जरूर समझ में आता है। आप जब गलती करते हो ना तो आपको पछतावा होता है कि आपने ये गलती किया। जैसे कि अभी आपका जो है इतना दिन हो गया पढ़ाई 12th का शुरू कर दिया, आप बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी बढ़िया से इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, बढ़िया से मैथ नहीं पढ़ रहे हो, अभी तक आप जो है सीरियस नहीं हुए हो पढ़ाई को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, लापरवाह की तरह एकदम जी रहे हो, जैसे तैसे एकदम दिमाग पागल सा हो रहा है और अभी तक आप स्टार्ट नहीं किया। ये आपको एहसास है, ये आपने गलती करा है। तो अब आपको क्या करना है? एक अपने आप को रिफ्रेश करना है, शून्य से फिर से स्टार्ट करना, अपने आप को खुद को शून्य कर दीजिए और फिर से जो है स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या कहने का मतलब, आपका जो सबसे बड़ा टीचर होता है, सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है आपका पिछला गलती होता है। वो जब आपका गलती का एहसास हो जाएगा कि भाई हमने क्या गलती करा था, तो आप आगे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये एक चीज और बता देता हूँ, ये चीज क्या है, ये क्या है आप देखोगे, आपसे जो हो सके सहयोग करें। आप लोग देखे होंगे हम अपने YouTube चैनल पर, सुशील क्लासेस YouTube चैनल पर, फेसबुक पे, हर जगह एक वीडियो बना करके और डोनेशन मांग रहे हैं कि हमको 100 रुपया दे दीजिए, 100 200 500, आपसे जो भी हो सके आप जो है हमें सहयोग कर दीजिए। हम जो है गरीब बच्चों के लिए मात्र 5 रुपये में हम जो है 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको IIT JEE नीट का तैयारी कराना चाहते हैं। इसके लिए हमको जो है अच्छा क्लास स्टूडियो चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, क्लासरूम चाहिए और बढ़िया सा ऑफिस वगैरह चाहिए जहाँ पर टीचर्स का रहने का सारे सुविधा होना चाहिए। और बाहर का जो टीचर्स आएंगे उनको बहुत सारा खर्चा होगा, सैलरी वगैरह देना। तो सब लगा के लगभग बढ़िया से 9th 10th 11th 12th IIT JEE नीट का पढ़ाने में जो है अभी जो हमको स्टूडियो वगैरह सेटअप करने में 20 से 25 लाख रुपए लग रहा है, जो खेसर में हम सेटअप कर रहे हैं। और उसके बाद भी पर मंथ आपको 5 लाख रुपए खर्चा, टीचर लोग का जो है सैलरी हो गया, रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, बाकी चीज़ों में 5 लाख पर मंथ खर्चा होगा। तो इतने सारे जब पैसा खर्चा होगा तो जो है कि यदि हमको पैसा आएगा नहीं तो हम जो है कि पढ़ा आगे पाएंगे नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि फ्री में पढ़ाएं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि फ्री में पढ़ाएंगे तो जो है कि ये सब खर्चा कहाँ से आएगा।
तो इसीलिए मैंने ना पूरे समाज वाला से, अपना खेसर वाला, अपना बांका से, अपना बिहार वाले हर एक गरीब बच्चा को बोले कि आप पूरा 1000 रुपये, 2000, 5000 फी मत देना, आप सिर्फ 100 रुपये सबसे सहयोग करा दो, जिससे कि हमारा यदि 20 से 25 लाख अभी जमा हो जाते हैं और यदि हमारा पूरा स्टूडियो वगैरह सब कुछ नया सेटअप लग जाता है जिससे कि हम पढ़ा सके, तो इससे क्या होगा कि आप बच्चा को हमेशा फ्री में पढ़ाता रहेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ, सब लोग सहयोग 100 रुपये, 200 रुपये सहयोग नहीं करते हैं, तो मजबूरन हमको बच्चों से फी लेना पड़ेगा, तभी जाके पूरा ये चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। अभी हम देख रहे हैं, आप लोग जल्दी, यदि आप लोग फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, कोई भी चलाते हो, आपसे हम फ़ी नहीं मांग रहे हैं, आपसे क्लास 12 का पढ़ाने का फ़ी नहीं मांग रहे हैं, बट आपको कुछ भी हो सके तो इसमें ज़रूर सहयोग कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप यदि अभी सहयोग करें तो क्लास 12 के आपको हर सब्जेक्ट्स का PDF, नोट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ फ्री में दे देंगे। और यदि आप सहयोग वगैरह नहीं करेंगे और हमको बाहर से भी सहयोग नहीं मिलेगा, तो मजबूरन हमको जो है अगले महीने ही जो है कोर्स पे जो है फ़ी रखना पड़ेगा, जिससे कि जो है आपसे कम से कम 500-1000 रुपये फ़ी लेंगे, उससे जो है कि आपका फिर आगे पढ़ाई करवाएंगे। हर जगह हर टीचर्स ले रहा पैसा, तो हम भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई, खर्चा कैसे पूरेगा। तो आप देख लो, आप लोग डिसाइड कर लो, आपका पढ़ाई 5 रुपये में ही फ्री रहना चाहिए या फिर आप 1000-2000 देंगे, या भी आप 100-200 रुपये सहयोग कर दें, या फिर आप कोर्स खरीदेंगे तो उसमें 1000-2000 देंगे। आपके ऊपर डिसीजन है, 100 रुपये या फिर 200 रुपये या 2000 रुपये, क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। आप, ये मेरा सुशिव क्लासेस का अकाउंट नंबर है, आप यहाँ कर सकते हैं, गूगल पे नंबर चलाते दिए, और सबसे आसान होता है भाई ये स्कैनर, आप स्कैन करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और जो है कि आप सहयोग कर सकते हो। बाकी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। और दूसरा चीज़, आपको फ्री में पढ़ने को कहाँ मिलेगा, अभी आपका जो हम ना आज ही सारे सुशिव क्लासेस ऐप पर नोट्स, PDF सब कुछ डाले हैं, आप जाके देखना। आप अभी तक सुशिव क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड आप ये सुशिव क्लासेस प्ले स्टोर पर सर्च करना, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद ये आपको इस तरह से लोगो आएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और आपको कहाँ फ्री में मिलेगा, अभी हम फ्री रखे हुए हैं, अभी 5 रुपये ही फ्री रखे हैं। अब बाद में हमको हो सकेगा, यदि अभी सपोर्ट चारों तरफ से नहीं मिला तो हमको फी मजबूरन करना पड़ेगा। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस तरह से पहला सामने में आएगा, आपको बोलेगा आप व्हाट्सएप से लॉगिन कीजिए या फिर दूसरा मेथड से। तो व्हाट्सएप से लॉगिन करना बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्रोम पे ले जाएगा, क्रोम पे ले जाने के बाद आपको वहाँ से जो है सीधा ऐप में लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सामने वाला में आपको ये स्क्रीन शो करेगा, जैसे वहाँ टॉपर्स 5 बैच दिए हुए, जैसे क्लास 10 का टॉपर्स 5 बैच दिखेगा। 5 रुपये में ही आपको जो है क्लास 10 का हम आज सारा नोट्स, PDF सब कुछ डाल दिए, वैसे ही 12th वाला का भी डाल दिए, 12th वाला का भी दिखेगा 5 रुपये में बैच। आप जैसे आपको 5 रुपये वाला वीडियो देखना है लेक्चर, तो वो कहाँ मिलेगा और नोट्स कहाँ मिलेगा वो बता देते हैं। तो आप जैसे ये 3 स्क्रॉल देख रहे हैं, अब यहाँ पर जब देखेंगे आपको क्या करना है, इस जगह पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से खुल जाएगा, जैसे यहाँ पे विकास कुमार लिखा हुआ है, आपको जो है ऑफलाइन डाउनलोड्स, फ्री मटेरियल्स, ये चीज़। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आपका जो है क्या करना है, अच्छा एक काम और पहले बता देते हैं। जब ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये देखोगे नीचे यहाँ पर ना प्रोफाइल पिक्चर है, तो प्रोफाइल पिक्चर में ना हमको समझ नहीं आता ऐप जो डाउनलोड किया वो किस क्लास का है, कौन से क्लास में है, कहाँ से है, कौन से जिला से, हमको समझ में नहीं आता। तो आप जो है ना, जैसे ये प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अपना नाम लिख देना, आपका नाम क्या है। उसके बाद जो है आप जो है क्लास, आप अबाउट में अपना नाम, क्लास, और जो है उसके बाद आप जो है जैसे साइंस है, मैथ है, बायो, 12th में पढ़ रहे हैं साइंस मैथ है, या 10th में पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो लिख लीजिए। आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं, अपने बारे में पूरा डिटेल अबाउट में लिख दीजिए। उसके बाद वहाँ पे जिला का भी नाम लिख दीजिए, बांका जिला से, भागलपुर से है, कहाँ से हैं, किस जिला से, बिहार के किस जिला से, वो सब चीज़ें डिटेल में वहाँ पर लिख दीजिए, ताकि हमको समझ में आ सके कि आप स्टूडेंट्स जो है किस क्लास में किस लिए आए हैं और आपको कौन सा नोट्स PDF चाहिए, उसी हिसाब से आपको भेजते रहेंगे।
उसके बाद आप जब इस 3 स्क्रॉल पे इस पे क्लिक करोगे ना तो ये सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल तो एक फ्री मटेरियल यहाँ पे सेक्शन रखे हैं, इसमें हम आज जो है जितने भी ऑनलाइन पढ़ा के वीडियो लाइव यहाँ पे रिकॉर्ड डाल रहे हैं, और जो है कि आपको जो है PDF नोट्स भी इसी में मिल जाएगा। आगे फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो कैसा दिखेगा ये चीज़ आपको हम बता देते हैं। आगे जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। फ्री मटेरियल में जैसे एक सेक्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स का, दूसरा वीडियोस का, तीसरा टेस्ट का। तो जब डॉक्यूमेंट्स में करेंगे तो एक क्लास 12 टॉपर्स 5 बैच है, एक क्लास 10 टॉपर्स 5 बैच है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा PDF वगैरह अभी जो हिंदी पढ़ा रही है सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा, और फिर जो है इस तरह से आपका दिखेगा। तो बाकी इतना ही, और आगे अब पढ़ाई करते हैं, शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं लिए, ये इम्पोर्टेंस था, ये पहली बार बना रहे थे ताकि सब क्लास वाला सब बच्चा को जो है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सबको पता नहीं चल रहा था, तो अब पता चल जाएगा। अब मेरे भाई अब क्लास 12 का हिंदी का शुरू करते हैं, और ज़्यादा देर नहीं करेंगे आपका, और उधर ये बहुत टाइम ले लिए, अब अगले दिन से नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपको लेके आ गए हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके टोटल 12th में जो है 5 गो क्वेश्चन रहेगा ऐसा लघुत्तरीय 10 नंबर का पूरे किताब में से। तो पहला चैप्टर में से कौन कौन सा प्रश्न पूछता है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है VVI लगा लो, ये वाला आपको याद करना ही है, बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन क्या है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है। आप देखेंगे 2011, 16, 19, 22 कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंस है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि यदि आप नहीं बोल पाते, आप गूंगा होते तो आपका क्या होता है। भाई यदि हम गूंगा होते ना, आपका सूरज भैया यदि गूंगा होता तो क्या होता भाई, मेरा तो जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाता। यदि हम गूंगा होते तो क्या आज मेरा कोई पहचान होता, या आप पहचान पा रहे होते, या आप पढ़ते नहीं पढ़ते। हम कोई भी गांव में कहीं भी घर में कोना में पड़े रहते, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पाते ना भाई, क्या करते, गूंगा होते। और गूंगा में हम पढ़ाते कैसे, पढ़ा नहीं पाते, हम जो है कमा नहीं पाते, ना पैसा कमा पाते, ना कोई अच्छा पर्सनालिटी होता, ना लोग जान पाता, मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता। समझ लो वाक शक्ति कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए। तो हमने यहाँ लिखा है मनुष्य का सबसे बड़ी शक्ति बोलने की शक्ति है। वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य अपना सुख दुख को बता पाता है, दूसरों से कुछ सीख पाता है। वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य अपने छाप छोड़ पाता है, अपनी विकास कर पाता है। यदि वह वाक शक्ति ना होती तो सारा सृष्टि गूंगी होती, सब लोग हताश निराश होता, लाचार बेबस होता, और जानवर की तरह अपने जीवन को जी रहे होते। हम थोड़ा साइड हट गए, अब ले लेते। तो क्या बोल रहे हैं, वाक शक्ति के कारण ही हमारा जो है भाई पूरा जो है मतलब विकास हो पा रहा, हमारा गांव का विकास, हमारा समाज का विकास हो पा रहा। यदि सब लोग गूंगा होते ना तो पूरा बर्बाद हो जाता। समझ में आया, एक बार फिर से देखो, मनुष्य का सबसे बड़ी शक्ति बोलने की शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति में से एक शक्ति है बोलने की शक्ति। वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य अपना सुख दुख बता पाते। यदि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, जैसे अभी हम आपसे डोनेशन मांगे, 100 रुपये मांगे, अभी हम गूंगा रहते तो कैसे आपको समझाते, नहीं समझा पाते ना भाई क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य अपने छाप छोड़ पाता है। वाक शक्ति के कारण ही जब एक बार बोलता है ना तो पता चलता है कितना बंदा बढ़िया है, कितना बंदा जो है मस्त है। जैसे आप समझ पाते हो, जब बोलता है तभी आपको पता चलता है ये टीचर बढ़िया है कि खराब है, सब कुछ। अपनी वाक शक्ति छाप छोड़ पाता है, अपनी विकास कर पाता है। यदि वाक शक्ति ना होती तो सारा सृष्टि क्या होता, गूंगा होता, और सब लोग जो है हताश निराश होता, लाचार बेबस होता, और जानवर की तरह अपने जीवन जी हो रहे होते। एकदम आसान है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हट जाता है, स्क्रीनशॉट लेना। अब आपको स्क्रीनशॉट लेने का क्या जरूरत है, जब हम PDF वहाँ पे डाल दिए हैं, जाके देखिए आप PDF डाल दिए। ओहो, चलो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देख लो भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। दो इंसान है आपके इस चैप्टर में, बातचीत में 2 इंसान के बारे में बात हुई है। एक तो है बेन जॉनसन और दूसरा है एडिसन।
तो बातचीत के बारे में ये दोनों का क्या राय है, क्या बोला है इस किताब में, तो वो जरा देखते हैं। तो लिखा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मानना है कि जब व्यक्ति बोलता है तभी उसके गुण दोष का प्रकट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। बेन जॉनसन जो है ये कहते हैं कि जब आदमी बोलेगा तभी उसके गुण और दोष का पता चलता है कि ये आदमी खराब है या बढ़िया है या संस्कारी है या लोफर है या लम्फट है। जब तक वो बोलेगा नहीं तो लगेगा, मान लो आपको मतलब एक ऐसा लड़की है जो बहुत सुंदर है और देखने में बहुत अच्छी है और एकदम बढ़िया से है, लेकिन वो पढ़ने में एकदम बोधा है, बोकी है और उसको कुछ आता नहीं, बस भगवान उसको शकल सूरत दे दिया। जब तक वो ऐसे बोलेगी, बैठे रहेगी, तो तुम क्या समझोगे कि भाई ये तो बहुत पढ़ी लिखी होगी, तेज तर्रार होगा, बढ़िया होगा। लेकिन जैसे ही मुंह खोला, आपको लगा है तेरी ये तो एकदम डब्बा है रे, इसके अंदर तो खोखला है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है, तो आवाज ही एकदम भैं भैं करके बोल दिया, बकर बकर कर दिया और लोफर की तरफ बोल दी, तो उससे क्या होगा, उसका छवि के बारे में पता चल जाता है कि ये लड़की कैसा है। वैसे लड़का के बारे में देखोगे कोई ना कलुआ कलूटा रहता है, बेकार रहता है, अपाहिज रहता है, जो है विकलांग रहता है, मतलब गंदा कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन वो बहुत तेज रहता है, उसके पास बहुत दिमाग होता है। तो ऐसे शकल सूरत देख के ना जज कर लेता है बहुत गरीब है, बेकार है, घटिया होगा। लेकिन जब वो काम करना शुरू करता है, जब वो बोलना शुरू करता है, तो लोगों को मतलब हिलने नहीं देता। मतलब ऐसे जब वो मंच पे जाते हैं तो लोग को एकदम ना स्थिर कर देता, उसके बातों को पूरा गौर से सुनता, बढ़िया से सुनता। तो ये आदमी का जो पहचान बनता है ना, तो उसके बातचीत से ही पहचान बनता है कि ये जो है कैसा है। तो बेन जॉनसन का क्या कहना था कि एक आदमी का जो है छवि के बारे में पता तभी चलता है जब वह बोलता है। मनुष्य कैसा है उसकी पहचान होता है। और एडिशन का मानना है कि अच्छे से बातचीत दो लोगों के बीच होती है। देखो दो आदमी है ना, बेन जॉनसन का कहना था कि भाई जब लोग व्यक्ति अब बोलता है तभी उसके गुण और दोष का प्रकट होता है। और एडिसन का कहना था कि भाई एक एडिसन कह रहे थे कि जब मान लो बातचीत कर रहा है तो ज्यादा लोग बातचीत करता है ना, तो वहां पे कुछ भी नहीं निकलता है। दो लोग जब बातचीत में कर रहे हैं तो वहीं पर जो है पूरा अच्छा से वो सही बातें होती है और काम की बातें होती है। दो से ज्यादा जैसे बात हो गया, 4-5 आदमी जमा हो गए तो बोलते हैं उसको फॉर्मेलिटी हो रहा है, वो जो है राम रमोवल है, वो बेकार है, वो कोई डिस्कस पे, वो कोई काम का ही नहीं, वो बेकार है। तो एडिसन का कहना था सही बातचीत जो होता है कितने लोगों के बीच होता है, 2 लोगों के बीच बातचीत होती है। और 2 से ज्यादा 3 लोग हो गए तो वो समझ लो कि मतलब कोई 3 से तो ढेर सारे लोगों के बीच फैल जाएगा, और 4 से ज्यादा लोग हो गए तो वो राम रमोवल उसको कहते हैं। ये किसने कहा है? एडिसन, हमने नहीं कहा। और एडिसन का मानना है कि अच्छे से बातचीत 2 लोगों के बीच होती है, और 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत नहीं, सिर्फ राम रमोवल होता है। राम रमोवल मतलब बकवास होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस आई होप आप समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। बेन जॉनसन का क्या मानना था? बेन जॉनसन का मानना था कि एक आदमी का गुण और दोष का प्रकट तब होगा जब वो बोलेगा। एडिसन का मानना था कि सही से बातचीत 2 लोगों के बीच में होता है, और 2 से ज्यादा लोग हो जाते तो वो बातचीत नहीं होता है, वो एक राम रमोवल होता है, वो बकवास होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। प्रश्न नंबर 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी सेंटेंस है। हिंदी में इसको बोलते हैं बातचीत करने की कला। बातचीत करने की कला क्या है? तो हमने यहाँ पर लिखा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। अपनी बातों को इतने मीठे शब्दों में, कम शब्दों में रखें कि सामने वाला को तुरंत समझ आ जाए और दिल खुश हो जाए। यह कला भाषण और लेख से भी ऊपर की कला है। यह कला यूरोप के लोगों में अधिक पाई जाती है। वे लोग किसी भी बात को इतने सरल और आसान शब्दों में रखते हैं कि मन खुश हो जाता है। भाई आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है कि मतलब जो है ना कि सामने वाला को कुछ चीजें हमको समझाना है, कुछ बताना है, तो उसको जो है ना आप क्या करते हो कि 100 बातें करा
1000 बातें करा और सामने वाला को कुछ समझ ही नहीं आया, साला ये बोल क्या रहा है। लेकिन आपको कुछ समझाना है, 100 बातें की जगह 5 बात ही बोले, लेकिन वो जो काम बताना चाह रहे थे वो काम उसको समझ में आ गया और वो बढ़िया से समझ आ गया, वो कर रहे। तो यूरोप के लोगों में जो है बातचीत करने की कला को जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कि जैसे मान लो हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं और 1000 बार बक रहे और आपके क्वेश्चन को समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब हो गया कि भाई हमको बातचीत करने का ढंग नहीं है, हमको समझाने का ढंग नहीं है, हमको कुछ भी नहीं है। तो यदि हम जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन को एक बार बोले और आपको तुरंत समझ में आ गया, तो समझना है कि भाई सूरज सर का जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। और समझ में नहीं आया तो आपको समझना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है। 100 बातें करा और समझ में नहीं आया। जैसे आप यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है, जो अपने शब्दों को, अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को सामने वाला को बहुत कम शब्दों में, बहुत मीठे शब्दों में रखने पर वो तुरंत समझ जाए और उसका जो है मन भी हैप्पी हो जाए, दिल खुश हो जाए। तो ऐसी बातों को बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और ये बातचीत कहाँ पे होती है, किधर के लोग ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में माहिर होते हैं? तो वो यूरोप के लोग हैं। यूरोप के लोग जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया रहता है। हमारे यहाँ का लोग जल्दी अच्छा से बात नहीं करते, जल्दी अच्छा से समझाते नहीं। 1000 बकवास करेगा, एक चीज़ काम का निकलेगा। और उधर का 1000 बकवास नहीं करता, एक चीज़ें बात करेगा और सब काम का चीज़ें होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बता दीजिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन समझ में आया कि नहीं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। अपनी बातों को इतने, देखो हम जो ये लिखे ही इतना बहुत आसान है। ये ऐसा क्वेश्चन आंसर आपको कोई और यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप देख लेना, मिला लेना, नहीं मिलेगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। अपनी बातों को इतने मीठे शब्दों में, कम शब्दों में रखे कि सामने वाला को तुरंत समझ आ जाए और दिल खुश हो जाए। यह कला भाषण और लेख से भी ऊपर की कला है। यह कला यूरोप के लोगों में अधिक पाई जाती है और वे लोग किसी भी बात को इतने सरल और आसान शब्दों में रखते हैं कि मन हैप्पी हो जाता है भाई। और ये क्वेश्चन आंसर मेरा लिखा हुआ है, हम बढ़िया से समझ के समझा के आपको दिए हुए, नहीं मिलेगा कोई भी यूट्यूब पे। इसीलिए आप बड़े बड़े चैनल्स को तो जाके देखोगे, लेकिन जितना आसान क्वेश्चन आंसर आपका सूरज भैया लिख करके देगा, 100 सब्सक्राइबर वाला करके देगा, उतना बड़े बड़े चैनल वाला भी नहीं देगा। आप बड़े बड़े जो चैनल्स पे ये क्वेश्चन आंसर कराया होगा और यहाँ पर जो छोटका चैनल्स पे कराया गया है, आप मिला लेना, आपको जमीन आसमान का अंतर। हम जो समरी पढ़ाए और बाहर में जो समरी लिखाया हुआ, दोनों का एक बार कॉपी में लिख लेना, फिर और कंपेयर करना दोनों में से किनका समरी ज़्यादा हल्का और आसान और एक बार में समझ आ रहा है। क्वेश्चन आंसर दोनों का एक बार लिख कर देखो और फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आंसर एक बार में किनका याद हो रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। बाकी चीज़ें आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हमने कहा मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका, बढ़िया तरीका क्या है बातचीत करने का? तो हमने लिखा है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका मेरे हिसाब से यह है कि मनुष्य अपनी बातों को कम शब्दों में, सरल शब्दों में मधुरता के साथ रखे। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है कि ज़्यादा बकवास ना करो, कम शब्द में बोलो, आसान शब्द में बोलो और मीठे शब्दों में बोलो। ऐसे बोल दो तो भाई ये बातचीत करने का उत्तम तरीका है कि सामने वाला आसानी से समझ जाए और मन खुश हो जाए, मन हैप्पी हो जाए। भाई ये क्वेश्चंस कौन लिख के देगा? ऐसा क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका मेरे हिसाब से यह है कि मनुष्य अपनी बातों को कम शब्दों में, सरल शब्दों में मधुरता के साथ रखे, सामने वाला आसानी से समझ जाए और मन खुश हो जाए। बाहर वाला जो चैनल है, पुराने PDF है, PPT है, बनाया हुआ है, कोई मेहनत करना नहीं है और आता है PPT पुरनका खोला, वही सब साल एक ही चीज़ घसीट रहा है। अब मेरा क्या है कि हम भाई उसके चैनल में और मेरे चैनल में उसको मेहनत करना नहीं होता, क्योंकि वो 4 साल से पढ़ा रहा है और एक ही PDF को बार बार रिपीट कर रहा है। हमको क्या करना पड़ता है, हर साल हम पढ़ाते हैं, हर साल मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। पिछले साल जो पढ़ाए थे 10 इंटर वाला को, इस बार वैसा क्वेश्चन आंसर नहीं है। इस बार और मेहनत किए और फिर से बढ़िया और सरल और आसान क्वेश्चन आंसर लिखे। तो थोड़ा सा आपका सूरज भैया मेहनत करता है, इसलिए क्लास वगैरह लेट आता है, ठीक है। आगे
ये था 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब शुरू हो जाते हैं आपका व्याख्या वाला। 4 क्वेश्चन आपको हमने लिखाया, चारों क्वेश्चन उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब आपको व्याख्या करवा देते हैं, 4-5 गो व्याख्या करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला इस चैप्टर से पूछता है, वो सारे चीज़ें बता देते हैं। 2 गो रहेगा पूरे किताब में से व्याख्या, 4-4 नंबर का रहता है, तो 8 नंबर आपका तैयारी कराना है, तो हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो पहला चीज़ हम लेके आ जाते हैं यहाँ पे जो लिखे हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत, थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत लिख लीजिएगा, बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। ये देखो पूछा है साइंस और कॉमर्स वाला में 2024 में, ये एक्सप्लेन, ये व्याख्या करने क्या पूछा है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जैसे बहुत सारा गिला शिकवा दिल में किसी के प्रति घृणा भर गया है, तो ये सब चीज़ें को ख़त्म कैसे करना, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करना है, किसी से नफरत हो गया, पूरा गुस्सा हो, किसी से पूरा मतलब लग रहा है उसको फोड़ तोड़ दें और बहुत उसके ऊपर गुस्सा करने का मन कर रहा है, ये जो है उसको ख़त्म करना हो तो कैसे होगा, बस उसके साथ सामने वाला जिससे ये दुश्मनी है उसके पास बैठ जाइए, आधा घंटा गप कीजिए, सारा फिर वो जो गुस्सा है, नफरत है, वो प्यार में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इस लाइन का व्याख्या करके आपको बताना है। तो कैसे व्याख्या करोगे, व्याख्या कैसे करना होता है, तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये आपको पहला तो लाइन पहचानना पड़ेगा किस चैप्टर का, तो आपको पता चला कि ये बातचीत चैप्टर का है। तो अब बातचीत चैप्टर का है तो इसके लेखक का नाम और ये याद रखना पड़ेगा। तो कैसे बताओगे, तो बताना है प्रस्तुत गद्यांश दिंगत भाग 2 के पाठ्य पुस्तक रचना के पाठ बातचीत से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार श्री बालकृष्ण भट्ट जी है। आप जितने भी व्याख्या करोगे आगे भी, तो ये शुरू में लिखना ही है प्रस्तुत गद्यांश या जो भी है किस किताब से है, तो दिंगत भाग 2 से पाठ पुस्तक के रचना जिस चैप्टर से लिया गया, बातचीत से लिया गया, और उसके लेखक कौन है, वो इतना सा चीज़ तो आपको लिखना पड़ेगा। पहले आपको जो व्याख्या है इसका पहचानना किस चैप्टर का, फिर लिखना इस चैप्टर का है और इसके लेखक ये हैं, ये शुरू में लिखना होता है। उसके बाद आगे जो इसको समझाना है तो वो कैसे समझाना, भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का साधन है। लेखक बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यह बात पूरी तरह सत्य है कि मनुष्य के भीतर सुख दुखात्मक जो भी अनुभूति होती है उसे जब तक वह व्यक्त नहीं करता तब तक स्वस्थ नहीं हो पाता है। मनुष्य अपने विचार को व्यक्त कर हल्का महसूस करता है, यदि ऐसा ना करे तो धुआं या मवाद के अंतराल में उमड़ता गुमड़ता रहता है। सही बात है भाई, यदि आपको अंदर बहुत परेशान हो, दुखी हो, आप ना मतलब तड़प रहे हो, लेकिन वो जब आप अपना दुख, अपना तड़प, अपना कष्ट किसी के पास रख देते हो ना, बता देते हो ना, आपका लगता है ऑटोमेटिक दुख हल्का हो गया। आप जब किसी परेशानी में और वो परेशानी किसी को बता देते हो, शेयर कर देते हो ना, तो जो है आपको लगता है कि मेरा सारा परेशानी खत्म हो गया। तो बातचीत के जरिए जितना भी हमारे अंदर धुआं या मवाद के रूप में जमा रहता है वो सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और लिखना कैसे है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो सुशिव क्लासेस ऐप पे मिलेगा। ये क्लास खत्म होते ही डाउनलोड कर लेना है ऐप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, आपको डाउनलोड करना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और आपसे कहना चाहेंगे बहुत कम लोग हमारे चैनल पे पढ़ने आते हैं, तो अच्छा लगता है क्या, तो आप लोग सारे दोस्त को क्यों नहीं बताते, सारे दोस्त को बताइए, सारे दोस्त को बुलाइए और पूरा क्लास कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये कौन बोला था, ये कौन बोला था, बताओ कौन बोला था, बेन जॉनसन। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक गुण दोष प्रकट होता नहीं, किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था। क्या बोला, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक गुण दोष प्रकट होता नहीं। ये कथन ये किस चैप्टर का है, बातचीत का है, किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने। तो शुरू में लिख देना प्रस्तुत गद्यांश दिंगत भाग 2 पाठ्य पुस्तक से रचना पाठ बातचीत से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार श्री बालकृष्ण भट्ट जी है, सब में यही लिखेंगे। ठीक है, आगे लेखक बालकृष्ण भट्ट ने प्रस्तुत गद्यांश को सरल अर्थ दिया है। इस संसार में जब तक मानव सभ्यता को विवेकशील प्राणी अपने विचारों को प्रकट नहीं करता तब तक उसका गुण दोष कदापि प्रकट नहीं हो सकता। मानव समाज में देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे आचार विचार तब दिखता है जब वो अपना मुंह खोलता है।
मानव कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसका सारे चीजें तब पता चलेगा जब वो मुंह खोलेगा, जब वो बातें करेगा। तो इस तरह से ये लाइन देगा, तो इस तरह से आपको लिखना है, इसको आपको उतार लेना है, ठीक है। उतार के फिर इस तरह से आगे लिखना। अगला है, अगला व्याख्या जो करने देगा आपको क्या देगा, तीसरा नंबर व्याख्या दे रहे हैं, बोला जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार चलाने लिख दीजिएगा, गलत लिख दिया है, चलाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जिंदगी को चलाने के लिए जैसे खाना पीना जरूरी है, चलना फिरना जरूरी है, वैसे ही बातचीत करना भी जरूरी है। बातचीत नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है भाई। चलो आगे, तो कैसे लिखोगे, फिर से वही प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट के बातचीत शीर्षक निबंध से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत का विशेषताओं का निरूपण किया है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी में मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत का भी अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। सही है भाई, बातचीत के बारे में कितना समझाएंगे, ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट रहे, इसको लिखना मत भूलिएगा, कॉपी में फेयर करना मत भूलिएगा। हिंदी का फेयर कॉपी बना लीजिए, हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा दिए, इसको ही फेयर करना है आपको। सूरज भैया का ही हिंदी नोट्स तैयार करना है, क्योंकि सूरज भैया ही बढ़िया से आपको हिंदी नोट्स हल्का हल्का आसान करके देगा। हम जितना आपको क्वेश्चन आंसर और व्याख्या देंगे और कोई नहीं देगा आपको, ठीक है भाई। हम मेरे यहाँ से आप हिंदी में 100 में 100 ला सकते हो। आप तो वो पुराना विद्यार्थी होंगे तो आपको समझ में आया होगा सूरज भैया कैसे पढ़ाते हैं। ऑफलाइन वाला तो मेरा जानते हैं, बाकी आप लोग को देखना है। आगे शुरू करते हैं। हमारी जिह्वा तो कतरनी के समान सदा स्वच्छता चला करती है। हमारी जो जीवा है कतरनी के समान चलते रहता है, क्या पटर पटर कुछ भी बकते रहता है, इससे हमें नुकसान भी होता है। जितना हो सके कभी कभी चुप भी रहना चाहिए, ठीक है। कभी बोलने में ऐसा कुछ बोला जाता है जिससे सामने वाला को बहुत नुकसान हो जाता है और सामने वाला को बहुत बड़ा दुश्मन भी बना लेते हैं। तो भाई हमेशा पटर पटर और जो नहीं करना चाहिए, जितना हो सके शांत रहना चाहिए। जो पूछे तभी जवाब दे, बिना पूछे बिना बुलाए बकबक करने लग जाना ये एक बेवकूफ मूर्ख का निशानी है, ठीक है। तो आगे प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसमें लेखक ने भाषा या बोली के महत्व को स्पष्ट किया। व्यक्ति भाव वेश में कतरनी के समान जीवा चलाता, भाव वेश में आवेश में आकर के एकदम कुछ भी बोलने लग जाता, जिसके चलते विवाद हो जाता है। जिसके चलते क्या होता है, विवाद हो जाता, झगड़ा हो जाता। यदि व्यक्ति जीवा अर्थात बोली को काबू में कर ले तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपना बस में कर सकता है। यदि आप शांत रह गए, यदि आप गुस्सा नहीं करे, आप पटर पटर हमेशा चिल्लाए नहीं, तो बड़ा से बड़ा दुश्मन को भी अपना क्या कर सकते हो, काबू में कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे आप चलते हैं। क्या गो आपको बता दिए, 4 गो बता दिए। अगला आपको व्याख्या बताते हैं, 5वां नंबर। व्याख्या कौन पूछ देगा समझ में नहीं आता, तो ये भी आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी समझिए। हमारी भीतरी मनोवर्ती प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसे चाहो वैसे सुख दुख लेना कोई दुर्घटना दुर्लभ, ऐसा लिख लो, दुर्लभ बात नहीं है। देखो भाई, हमारी भीतरी मनोवर्ती ये चीज आपको कैसे पहचानना किस चैप्टर का है, तो हमारे मन की भाव, मन की बातें किस में चर्चा किया गया, तो भाई बातचीत चैप्टर से। ये जब आप पहचान जाओ उसके बाद आपको बोलना है प्रस्तुत गद्यांश दिनगत भाग 2 पार्ट, ये तो एकदम यहाँ तक। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, ये तो इतना सब में एक ही चीज लिखना होता है। उसके बाद बोलना है जो आधुनिक हिंदी गद्य के आदि में निर्माताओं और रचनाकार में से एक है लेखक बालकृष्ण भट्ट ने प्रस्तुत पाठ में बातचीत के उत्तम विधियों का, उनके कार्यशक्ति की चर्चा करते हुए लिखा है कि हमारे भीतरी मनोवर्ती क्षण नए नए रंग दिखाया करते हैं। हमारा जो मन होता है ना, अलग अलग तरह का बेचैन हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी बेकार हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी
ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। हमारा जो मन एकदम कुछ नया नया रंग दिखाया करता है। वह इस चराचर संसार में हर तरह के आधुनिक कलात्मक विचारों से युक्त मानव समाज के लिए एक उत्कृष्ट आईना है, जिसमें इंसान जैसा चाहे वैसा चेहरा देख लेना इसका कोई दुर्लभ कार्य नहीं है। आप चाहो अपने मन से किसी को बढ़िया भी देख सकते हो, आप किसी को खराब भी देख सकते हो। अपने मन से उसको अच्छा समझोगे, अच्छा दिखने लगेगा। अपने मन, अपने दिल, अपने मन की उसे बुरा देखोगे, बुरा नज़र से देखोगे तो बुरा दिखने लगेगा। तो ये तो आपका भाई इस ये वाला व्याख्या करने दे तो आपको इस तरह से लिखना है। आगे में एक और लास्ट है, उसके बाद अब नहीं है। उसके बाद जो है 6ठा नंबर है कि राम रमोबल का अर्थ क्या। राम रमोबल का मतलब क्या होता है? राम रमोबल मतलब बकवास करना, सिंपल भाषा में। औपचारिक बातचीत को राम रमोबल कहते हैं। 4 से अधिक लोगों के बातचीत में राम रमोबल अधिक होता है। इससे सिर्फ ऊपरी बातचीत होती है, भीतरी मनोभाव दबा ही रह जाता है। ठीक है भाई, क्या बोले? राम रमोबल में सिर्फ बकवास होता है, ऊपर ऊपर की बातें होता है और काम की बातें नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से आपको ये वाला लिख लेना। और आज का चैप्टर्स आपका हो गया खत्म। तो आज हमने क्या पढ़ाया? आज हमने आपको पढ़ाया आपका क्वेश्चन आंसर और जो है व्याख्या करने वाला। क्वेश्चन आंसर में 4 क्वेश्चंस कराए और व्याख्या में 5-6 क्वेश्चंस कराए। आप ये क्वेश्चंस का फेयर कर लेना है, आपको लेखक परिचय फेयर करना है, समरी का फेयर करना है और जो है क्वेश्चन आंसर और व्याख्या, इतना कर लेने के बाद उसके बाद आपका कल जो आएगा ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, आपको ट्राई करना है कि आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है। जैसे लेखक परिचय, क्वेश्चन आंसर सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको इस चैप्टर में कुछ छूट तो नहीं रहा, अब जो भी छूट रहा होगा वो ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट और थैंक यू। आप हमारा पूरा क्लास कर रहे हो, आप एक सीरियस बच्चा हो, आप एक अच्छे बच्चे हो। और बहुत सारे बच्चे शुरू में आए गए लेकिन आप अभी तक टिके हुए हो, मतलब आप पढ़ने वाले हो, आपको कुछ बड़े सपने, आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप रोज पढ़ने आते हो, तो और इससे बड़ा क्या। आप ऐसे ही आओ, आपका भैया आपके साथ है। बाकी धन्यवाद।